नमस्कार, आपका सऊदी को साथ में स्वागत है। जहां रेलवे में 2022 से लेकर के 2024 तक अमीरों ने, अमीर इसलिए कह रहा हूँ कि एसी में तो अमीर लोग ही सफ़र करते हैं, हालांकि रेलवे ने एक गरीब रथ भी चला रखा है। लेकिन छोड़िए, तो मैं कह रहा था कि रेलवे में अमीरों ने कंबल, चादर, कवर, इसकी करीब 104 करोड़ की चोरी की। 104 करोड़ की 2022 से 2025 तक में, मतलब, और वो भी पिछले बार से, अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो उससे 50% के अधिक है, उसमें वृद्धि देखी गई। इसी तरह आप देखें बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। पाकिस्तान जो है अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है लड़ाई लड़ रहा है। बलूचिस्तान तो ही किया आज़ाद, गिलगिट भी उसी तरह से चल रहा है, और पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ भी लड़ाई चल रही है। मतलब पाकिस्तान भी, आप देखो, मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ, इस पर मैं ज़्यादा जियो पॉलिटिक्स पर नहीं जा रहा। ये कह रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान अपने से कैसे, किस तरह से परेशान हो रखा है, कैसे उससे एक एक करके छूटा जा रहा है जो उसके हाथ में था। अब आप कहोगे भाई आपने तो थंबनेल कुछ और डाला हुआ है, आप जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, रेलवे की बात कर रहे हो, अब थंबनेल डाला हुआ है आपने अल्पमत की सरकार से विपक्षी सरकार। दोनों में समानता क्या है? दोनों तो अलग अलग मतलब ट्रैक पे जा रहे हैं, है ना। लेकिन नहीं, मैं इसलिए आपको ये दोनों बातें बता रहा था कि देखो, चोरी, रेलवे का एग्जाम्पल क्यों दिया वो आपको आगे समझ में आ जाएगी। बलूचिस्तान का क्यों दिया ये मैं अभी बता देता हूँ आपको। जिस तरह पाकिस्तान के पास सब कुछ होते हुए सब कुछ, जैसे बलूचिस्तान है, उसके पास खनिज संपदा है, बहुत कुछ है, उसने पाक अधिकृत कश्मीर को भी अपने पास रखा हुआ है, उसके बाद भी कोई नहीं संभल रहा, क्योंकि उसकी मंशा सिर्फ लूटने की है, आगे बढ़ने की नहीं है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे विपक्ष के पास नहीं है। जब 2024 में चुनाव हुआ था ना, तो पहली बार बीजेपी अल्पमत की सरकार वाली थी। कांग्रेस 99 सीट ला करके अपने आप को जीता हुआ प्रकट कर रहा था और खुशी मना रहा था। वहीं बीजेपी जो है 234 सीट ला करके अल्पमत की सरकार में थी, जेडीयू और टीडीपी के भरोसे। विपक्ष इस बात से खुश था। खुश इस बात से था कि भाई दोनों में से एक को, नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू को, अपने पक्ष में करो, अब बीजेपी की सरकार को गिरा करके खुद की सरकार बना लो। उम्मीद तो थी, उम्मीद का कारण भी बहुत अच्छा था, क्योंकि नीतीश हमेशा थोड़े दिन पहले ही मतलब महागठबंधन से अलग होकर के गए थे, तो उनके चांसेस बनते थे। लेकिन हुआ क्या? आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ऐसी है ना कि अब विपक्ष में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस आपको दिखेगी। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ दिख रहा है। अब बिहार में देखें, आरजेडी कितना रह गया है। अगर आप लोकसभा की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो आपकी बात मैं करता हूँ। मैं बिहार से इसलिए लेके चल रहा हूँ कि नीतीश कुमार की बात हुई, तो इसलिए मैं बिहार से लेके चल रहा हूँ। देख लें, नीतीश जी वहाँ से वापस आ जाते हैं केंद्र में, राज्यसभा में आने वाले, और अब केंद्र में आने वाले हैं कुछ दिनों में। अगर मानो रिसफल होता है कैबिनेट का, तो उसमें हो सकता है कि वो आ जाए, और वहाँ उन्होंने पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा 20 साल में, और सम्राट चौधरी वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तो बीजेपी वहाँ भी जो है मतलब उन्हें समझाने में सफल रही, और एक तरह से कहो कि अपनी सरकार को और मजबूती दे दिया, क्योंकि जहाँ जेडीयू से कमजोरी मिल रहा था वहाँ कमजोरी की जगह मजबूती मिल गई। तो विपक्ष का तो एक जो ये मुद्दा था कि चलो जेडीयू से अलग किया जाए, जेडीयू को अलग किया जाए, वो तो अब कमजोरी हो गया। और यहाँ आप देख लें आरजेडी की स्थिति क्या है। कांग्रेस तो है ही नहीं, आरजेडी भी ना के बराबर है। जब विधानसभा में नहीं है तो संसद में तो छोड़ ही दो, तो कांग्रेस है नहीं। चलो यूपी चलते हैं, अखिलेश जी हैं, उनके बारे में तो आपने सुना ही, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई जब जब जरूरत होती है अखिलेश जी खड़े होते हैं, और अखिलेश जी ने खड़े होकर के अभिवादन भी किया था। तो वहाँ विपक्ष में अखिलेश जी हैं और वो खड़े होते हैं सरकार के पक्ष में, तो विपक्ष तो आप समझ लो कि वहाँ पे कैसा है। और लगता भी नहीं कि इस बार के चुनाव में जिस तरह से बंगाल की स्थिति रही है विपक्ष की लड़ने के लिए, और जिस तरह से
पीडीए को छोड़ करके अखिलेश जी हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, हिंदुत्व नहीं सॉफ्ट हिंदुत्व, पता नहीं सॉफ्ट कैसा होता है हार्ड कैसा होता है, लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। उस हिसाब से तो लगता है कि वो बीजेपी के पीछ पे खेल रहे हैं। जब बीजेपी के पीछ पे आप खेलोगे तो फिर तो दिक्कत है। पिछली बार आपने बीजेपी के पीछ पे नहीं खेला था तो संसद में आपके सदस्यों की संख्या बढ़ी थी, पता नहीं कैसा है। तो वहाँ भी आप देख लो विपक्ष की हालत कैसी है और अभी कैसे हो जाने वाली है 2027 में, ये इसी से पता चलता है कि किस पिच पे आप खेल रहे हो। तो वहाँ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो यूपी भी खत्म हो गया, बंगाल तो आप देख ही रहो, तृणमूल पूरी तरह से खत्म हो गया। जो विधायक थे वो तृणमूल से अलग होकर के ऋतुव्रत बनर्जी के पास आ गए और ऋतुव्रत बनर्जी ने मतलब 65 आ गए, 80 में से 65 आ गए, तो बचा ही क्या। और वो जितने भी हैं वो तृणमूल का अपने आप को बताना नहीं चाहते, क्योंकि पता नहीं उन्हें अंडा ट्रीटमेंट से डर भी लग रहा है। तो तृणमूल से अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, नया तृणमूल बनाना चाह रहे हैं। अब देखो वो तृणमूल वाला केस तो आगे चलेगा। तो वहाँ आपको विधानसभा में दिख रहा है। अब संसद में देखिए, संसद में जो है उनके 28 में से जो है 20 जो है वो अलग हो गए और एनसीपीआई में आ गए, एनसीपीआई पहली बार, और अपने आप को एनडीए में भी शामिल कर लिया। तो बीजेपी जहाँ 298 थी वहाँ 20 और उनके बढ़ गए। और इस बार जो 20 तारीख से जो शुरू होने वाला है आपका अधिवेशन, उस अधिवेशन में वो एनडीए की तरफ गुट में बैठेंगे। तो बंगाल भी खत्म हो गया आपका, असम तो है ही नहीं, पूर्वोत्तर तो है ही नहीं आपका, पूर्वोत्तर को तो छोड़िए, तो पूर्वोत्तर तो है ही नहीं आपका, पूर्वोत्तर में कोई विपक्ष बचा ही नहीं है, खत्म हो गए पूर्वोत्तर में। तो अब बंगाल आ गए, बिहार आ गए, उत्तर प्रदेश आ गए, बड़े बड़े राज्य। झारखंड में आ जाते हैं, हेमंत सोरेन है, वो भी रह करके जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिख जाते हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो आराम से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता था, लेकिन वो जीता कौन? बीजेपी का प्रत्याशी। क्यों? कि जेएमएम। अच्छा, इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ और देख लो, और चलो मैं इसी को और इस जेएमएम वाले को भी यहाँ पे रोकता हूँ और चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाके देखिए क्या हुआ। डीएमके के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन जब विजय को बहुमत की जरूरत होती है तो बिना डीएमके से बात किए, एक तरह से डीएमके ने खुद कहा कि उसे दगा दिया गया है और झट से वो बिना कुछ बातचीत किए हुए वो विजय के गुट में चली जाती है कांग्रेस। तो डीएमके को चोट लगा। जो डीएमके अभी कुछ दिन पहले तक उसके साथ चुनाव लड़ रहा था, उसके साथ गले में बाहें डाल करके चल रहा था, वो तो खुल करके अब विपक्ष में आ गया। और ये बातें तो विपक्ष में क्यों कह रहा हूँ मैं, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं किया, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि पी चिदम्बरम ने खुद कहा कि अभी जो सरकार मानसून सेशन में कुछ बिल लेके आने वाली है, उसमें जो है जो पार्टी पहले इसका विरोध कर रही थी वो अपने मतलब अंतरात्मा की आवाज़ से मुकर रहे हैं, जिसमें डीएमके और मतलब डीएमके की बात कही गई है उसमें, और शरद पवार की बात कही गई। तो डीएमके भी आपको वहाँ से, क्योंकि डीएमके कर रही भाई कांग्रेस ने मुझे धोखा दिया है, तो वो करिए कि भाई मैं जो है विषय आधारित जो है समर्थन दूंगा। तो विषय आधारित तो आपको पता ही है, विषय आधारित कितना विषय आधारित होता है। जब इस तरह की बातें होती है तो मतलब आप दोनों तरफ से चलने की चाल चल रहे हो। तो यहाँ पे भी आप कांग्रेस का जो विपक्ष वाला जो पावर था वो घटता हुआ देखते हो। और खुद चिदम्बरम की बात से ही लेके चलें तो महाराष्ट्र में आपने देख लिया कि उद्धव ठाकरे के जो सांसद थे वो भी टूट गए। तो उद्धव सांसद जो है बचे 3, वो 3 भी जो है कह रहे हैं कि भाई विषय आधारित हम भी समर्थन करेंगे, विषय आधारित। लेकिन फिर विषय आधारित करना ही था तो फिर टूटे क्यों भाई। चलो वहाँ छोड़ते हैं, एनसीपी में जाते हैं। शरद पवार वाली एनसीपी, उनके बारे में बात की जा रही है कि वो अब एनडीए में आने वाले हैं। केवल बात चल रही है कि बीजेपी कह रही है कि भाई दोनों गुट जो एक साथ मर्ज होकर के आओ, मैं अलग अलग गुट नहीं लूँगा, क्योंकि बीजेपी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एक गुट में रहेंगे तो मतलब संभालना आसान होता है कि भाई एक गुट को आप लोग संभालो, एक से बात करना है, दो जगह बात नहीं करनी है। तो कह रहे भाई दोनों एक में मर्ज हो जाओ, बस उसकी बात है। और वहाँ पे दोनों गुटों में ये दिक्कत है कि भाई दोनों एक दूसरे को पावर नहीं देना चाहते, पावर भी तो सौंपना पड़ेगा ना एक दूसरे को, तो वो नहीं करना चाहते। तो वहाँ ही एक दिक्कत है, लेकिन ठीक है वो भी सुलझ जाएगा, कुछ दिनों में आपको दिख ही जाएगा। 1-2 दिन में हो सकता है मानसून सेशन से पहले ही हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से फडणवीस जी के यहाँ पर रोज
शरद पवार गुट की मीटिंग हो रही है, तो उससे तो पता ऐसे ही चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे शरद पवार जी का और चिदम्बरम जी की बातों से भी तो पता चल रहा है कि वहाँ पर वो हाथ से निकल गया। तो वो तो आपको महाराष्ट्र दिख ही रहा है, तो वहाँ पे भी आपको सिर्फ कांग्रेस बचता है, बचा तो कहीं शिवसेना तो पावर में बचा ही नहीं। शिवसेना के पास तो कुछ बचा नहीं, 3 सांसद हैं, विधायक भी कुछ थोड़े से बचे हैं, वो भी कितने दिन है पता नहीं, तो विधायक का भी कुछ पता नहीं। तो वहाँ महाराष्ट्र भी आप खत्म ही देखते हो। पंजाब से आप देखते हो, राज्यसभा से आपको आप और कांग्रेस की स्थिति क्या चल रही है। कांग्रेस में रोज मतलब सरपुटबोल चल रहा है वहाँ पे। वहाँ चन्नी गुट और जो वहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, दोनों के बीच में भाई साहब लड़ाई चल रही है। कांग्रेस इसी में उलझा हुआ है। राहुल गांधी जब से विदेश से आए और भी उलझे हुए हैं, वही पंजाब में ही उलझे हुए हैं। आम आदमी पार्टी जो है अपने टूट को वो भी नहीं संभाल पा रही है। उसके भी तो राज्यसभा के सांसद आ गए थे, बीजेपी जो बहुमत के पास पहुंची राज्यसभा में, उसमें भी तो आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आप पंजाब के अलावा कहीं बची भी नहीं है। तो पंजाब की भी हालत आपने देख ही ली कि वहाँ भी स्थिति कैसी है। अकाली दल का तो बहुत ही नामो निशान बहुत ही कमज़ोर हो रखा है सुखबीर बादल के कारण। कोई सुखबीर बादल को सपोर्ट नहीं करना चाहता। अगर सुखबीर बादल की जगह पे कोई और होता तो हो सकता था पांथिक रूप से भी कोई सपोर्ट कर सकता, धर्म के तौर पे जिसे पांथिक बोलते हैं, वहाँ पे पंथ को सपोर्ट करते हैं। तो वो सुखबीर बादल के कारण से वहाँ नहीं कर पा रहे लोग। तो पंजाब भी आपका दिख ही रहा है, महाराष्ट्र बता ही दिया आपको। उत्तराखंड जो छोटे छोटे राज्य उनको छोड़ दो, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, वहाँ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी वाली बात रह गई। उड़ीसा बीजेडी थी, वो भी ख़त्म हो गई, थोड़ी बहुत बची है, वो भी समय समय पे बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हैं। तो वहाँ भी आपको विपक्ष नहीं मिलेगा। कर्नाटक में जो है, जो देवगौड़ा वाली सरकार है, मतलब देवगौड़ा की जो पार्टी है जेडीएस, वो तो एनडीए का ही हिस्सा है। और रही बात दूसरा जो वहाँ पे बसता है कांग्रेस, तो यानी वहाँ पे भी सिर्फ कांग्रेस है। तो वहाँ पर भी विपक्ष अब कोई और नहीं बचा, सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी। और सिर्फ कांग्रेस वहाँ पे कर्नाटक में अच्छे तरीके से। तेलंगाना में भी आप देख लो कांग्रेस और बीजेपी है, तो यानी वहाँ भी कांग्रेस है। मतलब जो और जगह है वहाँ कांग्रेस और बीजेपी है। और कांग्रेस की स्थिति आप देख ही लो 99 के आसपास पे टिकी हुई है संसद में। तेलंगाना ले लो, वहाँ भी कांग्रेस बीजेपी है। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ही है। अब तो YSR की स्थिति तो आपको पता ही है कितना कम हो रखा है आंध्र प्रदेश में, न के बराबर पे ही है। वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू वाली सरकार है वहाँ पर। अब केरला एक बचता है जहाँ पे कि कांग्रेस की सरकार आ गई और वामपंथी विपक्ष में, और कहीं पे वामपंथ भी नहीं बचा। तो आप देख लो पूरे भारत में स्थिति क्या है, या तो बीजेपी है कांग्रेस है, यानी एक तरह से 2 पार्टी वाला तो स्थिति आ ही गया। और कांग्रेस की जो स्थिति है, कांग्रेस जिस हिसाब से चल रही है वो पंजाब को नहीं संभाल पा रही, जहाँ पे कि एकदम चांस बन रहा है कि आपकी सरकार के बाद चांस बन रहा था कि कांग्रेस बन सकती थी अगर कांग्रेस मजबूती से अपने आप को खड़ा कर लेता है, अपने टूट को रोक लेता, तो पंजाब में चांस बनता। क्योंकि कोई विपक्ष दिखता नहीं ना, कोई ऑप्शन नहीं कि दिखेगा तो लोग किसको वोट देंगे। आपको देना नहीं है वोट, आपको जब वोट नहीं देना है पंजाब में तो कांग्रेस को देते, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई चल रही है तो वो वोट कहाँ जाएगा, तो वो बटेगा तो वहाँ पे बीजेपी फायदा ले जाएगी जो चौथे नंबर की पार्टी है। क्योंकि सुखबीर बादल के पास कोई जाना नहीं चाहता, उसके सुखबीर बादल की जगह कोई अकाली का कोई नेता हो ही नहीं सकता, तो वहाँ तो बनेगा नहीं। तो क्या होगा कि वहाँ पे आपको त्रिशंकु नहीं चौशंकु आप कह सकते हो, 4 पिलर वाला मतलब बनेगा जिसमें सब अलग अलग रहेंगे। अब बीजेपी हो सकती है कि उसमें बड़ी पार्टी भी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है नज़दीक चुनाव आते आते। क्योंकि गैर जाट वाला, गैर पंजाबी मतलब आप कह सकते हो सिख, गैर सिख वाला सरकार बनाया जा सकता है जो हिंदू के बदौलत। क्योंकि आप देख रहे हो वहाँ पे फिर से सिख और हिंदू वाला जो है एक फिल्म आई है सतलुज, जिसका विवाद चला था कि बंद कर दिया गया था। तो वो सिख को भड़काएंगे, यानी कि खालिस्तानियों को भड़काएंगे, तो हिंदू जो है वहाँ से मतलब एक तरफ के पक्ष में आ जाएंगे। तो ये स्थिति है पंजाब की। तो पंजाब की स्थिति कांग्रेस ने अपनी खराब कर रखी है। और कांग्रेस की सरकार की बात करो तो राहुल गांधी अभी 20 दिन से बाहर थे,
20 दिन से बाहर थे और उनका पंजाब में लड़ाई चल रहा है। अपने गुट को संभालने की जगह वो इधर उधर थे। मानसून सेशन आने वाला है, सरकार मतलब अपने गुट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लगातार बढ़ाई जा रही है। जब से बंगाल जीती है अमित शाह इसी रणनीति में जुटे हुए कि कैसे अपने गुट को बढ़ाया जाए। जो पिछला जो उन्होंने हार झेला था महिला विधेयक पे, जो डीएमके कांग्रेस ने मिलकर के खुशी मनाई थी इस तरह से, भाई हमने तो इसे रोक दिया, पूरा विपक्ष हम एक साथ हैं, क्योंकि 2/3 बहुमत चाहिए था। अगर सिर्फ बहुमत होता तो बीजेपी जीत जाती, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए हमें 360 का आंकड़ा पास करना पड़ता, जो पूरा का पूरा जो होता है 360 चाहिए होता अगर पूरे के पूरे सांसद वहाँ पे उपस्थित है तो। लेकिन बीजेपी नहीं कर पाई थी, 298 पे रही थी। तो उसके बाद से बीजेपी ने क्या हुआ, बंगाल जीतती है, बंगाल के बाद आप देखो लगातार उनका जो है गुट बढ़ता जा रहा है। और जो अल्पमत की सरकार थी जिसे कमज़ोर होना चाहिए था, वो अब इतना बहुमत में है। और जिस तरह से ये स्थिति चली जा रही है कि आप देखेंगे कि इस बार मानसून सेशन में बहुत सारे विधेयक पास होंगे, बहुत सारे, जिसमें आप महिला विधेयक तो आप देखोगे, परिसीमन वाला आप देखोगे, वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक हो सकता है कि भी देख लो, एकदम इजी से आराम से देख सकते हो। जब ये 360 का बहुमत होगा, 360 380 भी पहुंच सकते हो, क्योंकि अखिलेश भी सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि अखिलेश ने तो बोला ही। तो बहुत ही मतलब कांग्रेस की स्थिति दयनीय हो जाएगी, क्योंकि वामपंथी बचे नहीं, जो लेफ्टिस्ट विरोध करने वाले बचे नहीं, संसद में होंगे 5-10 जो भी बचे, तो कांग्रेस ही 99 रह जाती है। तो मतलब आप देख लो कि विपक्ष में जो जहां पहले बराबरी पे थे, वो 100 और 100 150 के बीच में रह गए, वो इस तरह की स्थिति पे आ गए। तो इसमें कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो अपने आप को मजबूत नहीं रख पा रही, और ऐसे डिसीजन ले रही है जिससे कि वो अपने जो गुट के लोग हैं उन्हें ही नुकसान पहुंचा दे रही है। जैसे डीएमके वाला मामला था, झारखंड में जो है मामला है, बिहार में, झारखंड का मामला इसलिए कर रहा हूँ कि जब बिहार में चुनाव था ना, तो जेएमएम को लास्ट तक टाल के रखा गया था, जेडीयू इसके द्वारा, आरजेडी और कांग्रेस के द्वारा, और उन्हें टाल दिया गया था। उसका परिणाम क्या हुआ झारखंड में देखो, जेएमएम जो है मतलब जितवा देती है बीजेपी के उम्मीदवार को, हालांकि वो निर्दलीय था, बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन बीजेपी समर्थित तो था राज्यसभा में। और आए बगाए दिन जो है बातें भी चलती है कि जेएमएम कभी भी बीजेपी के साथ आके शामिल हो सकती है एनडीए में, तो पहले भी रही है। तो इस तरह से चल रही है। तो कांग्रेस अपने कारण से, अपनी पॉलिसी यानी कि अपनी जो रणनीति है, कहाँ एक तरफ अमित शाह की रणनीति, कहाँ एक तरफ कांग्रेस की रणनीति, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। ये अल्पमत की नहीं, विपक्षहीन वाली सरकार है, और विपक्षहीन वाली सरकार लोकतंत्र के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। वैसे भी आप देखें, राहुल गांधी जब भी कोई मामला उठाते रहे तो वो विपक्षहीन ही बना देता है, क्योंकि वो वैसे मुद्दे को नहीं उठाते जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जो आम लोगों को टच करने वाला मामला, वैसा कांग्रेस उठा ही नहीं पाती मुद्दा। तो चलो उस मामले पर बाद में बात करेंगे। तो अभी आप देख लो, दोनों की रणनीति स्पष्ट है, पक्ष की रणनीति, विपक्ष की रणनीति। अब आप इस पे आप क्या करते हो, आपकी क्या राय है, आप हमें बताना। धन्यवाद। शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।